अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट कंसर्न 2012 रेगुलर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने मौजूद है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट ऑन मार्च 31, 2012। ठीक है, कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमें कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है और वो डेटा हम देखकर और फिर देखेंगे कि रिक्वायरमेंट में क्या निकालना है। ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है या क्या करना है, वो बात की कहानी है। ठीक है, तो चले पहले हम देख लेते हैं इनके पास क्या क्या है। ठीक है, इनके डेटा में हमें क्या क्या मिलता है। तो कैश है इनके पास 20,000 का, बैंक है 40,000। ठीक है, यानी कि बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 40,000 का। लैंड है 2 लाख का, बिल्डिंग है 3 लाख की, अलाउंस डेप्रिसिएशन है ऑन बिल्डिंग है 10,000 का। ठीक है, फिर इक्विपमेंट 50,000 के, नोट्स पेबल हैं 1 लाख के। ठीक है, द पीरियड एंड एडजस्टमेंट डेटा वर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट डेटा गिवन है जहाँ पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल है 45,000 और फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, यानी कि ये अर्नड सब्सक्रिप्शन है। हमें ऑलरेडी किसी ने सब्सक्रिप्शन दे दी और फिर हमने अभी तक उसको सर्विस नहीं दी है। ठीक है, सो दिस इज अर्नड सब्सक्रिप्शन जो कि एक लायबिलिटी है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रीपेड सैलरीज 60,000। अब ये अर्नड किस तरह ये जो लायबिलिटी है। ठीक है, देखो अर्नड का मतलब ये होता है कि आपको पैसे तो इन एडवांस किसी ने दे दिए, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक उसको सर्विस नहीं दी। ठीक है, तो वो जो पैसे आपके पास आए हैं वो एक तरह से आपके अनअर्नड हैं क्योंकि आपने अभी तक उनकी अगेंस्ट सर्विस नहीं दी। जब सर्विस नहीं दी तो आपने पैसे किस तरह क्लेम कर लिए। ठीक है, तो दिस इज अनअर्नड। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये कैश रिसीव्ड होता है एडवांस में, तो आपके पास जो दूसरी एंट्री आएगी वो क्या होगी, क्या कहते हैं, सर्विस पेएबल। ठीक है, आपने अभी तक सर्विस नहीं दी तो वो पेएबल है। जब वो पेएबल को आप पेड कर दोगे, उस पेएबल की सेटलमेंट हो जाएगी, तब वो अर्नड की एंट्री अर्नड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो लायबिलिटी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक एडजस्टिंग एंट्री है। सो फिर है हमारे पास प्रीपेड सैलरी, वो सैलरी जो कि हमने अभी एडवांस में पे कर ली है। ठीक है, प्रीपेड सैलरीज कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रीपेड हो वो हमेशा एक्सपेंसेस को कम कर देती है अगर हम इनकम में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाए तो। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है गैस, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो मेरी नज़र गई तो यहाँ पे लिखा होता है कि बैलेंस शीट। ठीक है, सो और यहाँ पे हमारे पास आगे ये भी लिखा हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोड सरप्लस ऑफ 29,000। ठीक है, तो ये नेट इनकम इसको समझ लो। ठीक है, सरप्लस हुआ यानी कि इनकम हुई। ठीक है, यानी कि जो आपके खर्चे थे वो कम थे एज कम्पेयर टू दी इनकम या रेवेन्यू। ठीक है, फिर प्रीपेड सैलरी 6,000 एंड एक्यूरेट टैक्सेस। ठीक है, अब जब भी वर्ड एक्यूरेट का एक्यूरेट ये वर्ड जो इस्तेमाल हो तो समझ जाओ या तो फिर ये पेएबल है या तो फिर वो रिसीवेबल है। ठीक है, बेसिकली एक्यूरेट का मतलब होता है ड्यू, कोई भी ऐसी चीज़ होगी ड्यू। अब टैक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई पे करता है। ठीक है, हर बिजनेस टैक्सेस पे करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो वेलफेयर वाली कंपनी है उनको मतलब एज कंपेरेटिवली कम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक ऐसा कुछ है लेकिन आई एम नॉट श्योर। ठीक है, सो टैक्सेस यहाँ पे पेएबल हैं क्योंकि हर बिजनेस जो है वो टैक्स पे करता है। ठीक है, और अब हमारे पास दूसरा है कि एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग के ऊपर 10,000 एंड ऑन इक्विपमेंट 5,000। ठीक है, और ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 10,000। ठीक है, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर डेटा जो गिवन है ना वो मार्च 31, 2012 का है। ठीक है, नीचे जो डेटा गिवन है वो ईयर एंड का डेटा है। ठीक है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टिंग एंट्री जो बनती है वो ईयर एंड की ही बनती है। ठीक है, या ईयर एंड का ही डेटा यहाँ पे गिवन होता है एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि जो पिछला एक्सपेंसेस थे या जो पिछले हमारे पास अलाउंसेस जो कि जमा हुए थे वो 10,000 थे और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक और आ गया। तो एक जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एक एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे तो वो क्या होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप डेबिट कर दोगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जब 10,000 से क्रेडिट होगा और ऊपर भी एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 से खुला हुआ है तो उसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 + 10 20। ठीक है, तो फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा टोटल 20। ठीक है, फिर है ऑन इक्विपमेंट 5,000। ठीक है, अब देखेंगे इक्विपमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन है तो इक्विपमेंट पे नहीं है आई गेस। लैंड पे, लैंड ये रहा, बिल्डिंग 3 लाख के अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 10,000। फिर इक्विपमेंट का 50,000 इक्विपमेंट के पैसे हैं। ठीक है, आई मीन इक्विपमेंट की वैल्यू है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है।
ठीक है। फिर नोट्स पेबल है हमारे पास 1 लाख के। तो हमारे पास पहले हमें एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है बिफोर एडजस्टमेंट को देखने से पहले वाला एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है, ठीक है। फिर प्रिपेयर बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोड सरप्लस ऑफ 29,000, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड फंड आप किस तरह निकालोगे, आप वही जो पुरानी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली, उससे ही निकालोगे, ठीक है। अब कैपिटल को एज एक्यूमुलेटेड फंड ले लो तो कि क्या हो जाएगा, जब आप एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दोगे आपके पास क्या बचेगा, एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम तमाम एसेट्स को प्लस कर देंगे और उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एसेट कैश है, बैंक है, लैंड है, बिल्डिंग है और नोट्स पेबल खाली एक लायबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम तमाम अपने जो बिल्डिंग जो कॉस्ट लोगे वो डेप्रिसिएशन करने के बाद लोगे, ठीक है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन लोगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जितने भी एसेट्स हैं सबको लिख लिया है, कैश था, बैंक था, लैंड, ठीक है, और जो बिल्डिंग थी उसको डेप्रिसिएशन लगाकर मैंने लिखा है, ठीक है। बिल्डिंग 3 लाख की थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 10 लाख, क्योंकि ये लग कर आएगा, ठीक है। जब आप एक्यूमुलेटेड फंड निकालोगे तो ये लग कर आएगा, ठीक है। तो ये हो गए 2,90,000, ठीक है। मैंने एडजस्टिंग डेटा से या एडिशनल डेटा से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि एक्यूमुलेटेड फंड निकालो किसका, बिफोर एडजस्टिंग से पहले का निकालो, तो ठीक है। तो इसकी वजह से हमने पहले वाला डेटा लिया है, ठीक है, और वो बाद वाला डेटा नहीं उसमें शुमार किया, ठीक है, या उसमें इंक्लूड नहीं किया। फिर है हमारे पास इक्विपमेंट 50,000 के, ठीक है। और फिर नोट्स पेबल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने नेगेटिव में लिखा है, यानी कि इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया तो उसका मतलब ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो नोट्स पेबल क्योंकि एक लायबिलिटी और हम यहाँ पे तमाम एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल यानी एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक है। ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले के तहत निकाला है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है। जो एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, जैसा कि आपको बैलेंस शीट की पता है, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, ये सब परमानेंट आइटम होते हैं, ठीक है। ये कहीं भी जाके क्लोज नहीं होते, ठीक है। जबकि इनकम स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सब टेम्परेरी आइटम्स होते हैं और वो आगे जाके क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है, प्लस कैपिटल, ये था ना फॉर्मूला जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। ये बिल्कुल ही सेम वही फॉर्मूला है जो कि बैलेंस शीट का है, ठीक है। बैलेंस शीट में भी आपके पास लायबिलिटीज कैपिटल होती है और ये एसेट होता है। अब अगर आपको निकालना हो कैपिटल, ठीक है, या एक्यूमुलेटेड फंड, तो आप क्या करोगे कि एसेट्स को जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दोगे और कैपिटल को इस तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो कैपिटल इस तरफ आ गया, अब कैपिटल निकालना है मुझे, तो मैं इक्वल टू एसेट्स में से जब लायबिलिटीज माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, कैपिटल बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह जो है करके मैंने ये एक्यूमुलेटेड फंड भी निकाला, ठीक है। मैंने अभी तक इसको कैलकुलेशन नहीं की है, तो लेट मी जस्ट गेट माय कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली और ये 5 लाख आ रहा है, ठीक है। और कैलकुलेशन में कुछ इस तरह की है कि मैंने शुरू के 2 और 3 डिजिट्स उठाए, ठीक है। और आखिर में मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें मैं 3 जीरो और ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा कितना है, 5 लाख, ठीक है। मैंने ये क्या किया कि तमाम जितने भी आप यहाँ पे देखिए 50,000, फिर 2,90,000, फिर 2 लाख, फिर 40,000, फिर 20,000, जितने भी एसेट थे तमाम एसेट्स को प्लस कर दिया। और मेरे पास जो एक लायबिलिटी थी जो कि नोट्स पेबल है 1 लाख के, उसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गए, 5 लाख, ठीक है। तो मेरा एक्यूमुलेटेड फंड कितना हो गया, मेरा एक्यूमुलेटेड फंड हुआ 5 लाख का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख इसको लिख दिया, तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व, ठीक है। अब हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हमें बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने के जो फॉर्मेट हमें चाहिए था वो हमने बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको टेबल फॉर्म में बनाए। और दूसरा होता है कि दूसरा फॉर्मेट ये होता है जो स्केलेटन फॉर्म में होता है, जहाँ पे पहले आप सारे एसेट्स रिकॉर्ड करते हो, फिर लायबिलिटीज और फिर कैपिटल, ठीक है। और वो फॉर्मेट जो है वो बेसिकली यूजुअली मतलब वही चलता है, ठीक है। हर कंपनी की आप जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उठा कर देखो, फॉर्म 10K या 10Q उठा के देखो, तो उसमें स्केलेटन फॉर्म से ही काम किया होता है, ठीक है। बट सिंस वी हैव लेस स्पेस और ये पैटर्न जो है मतलब आपके इतनी जगह नहीं घेरेगा जब आप वहाँ पे काम करोगे बोर्ड की कॉपी में, तो यहाँ एकेडमिक्स के लिए ये प्रेफरेबल है ज़्यादा, ठीक है, जो टेबल फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले तमाम अपने करंट या नॉन करंट एसेट पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर हम अपने करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं करंट
एसेट्स की या सॉरी नॉन करंट एसेट्स की, पहले नॉन करंट एसेट्स कर लेते हैं, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट की आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है, 5 ईयर में। तो ये आ गई 5 ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कैश करंट एसेट है, बैंक करंट है, लैंड आ गया, ठीक है। लैंड एक नॉन करंट एसेट है, फिर बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग पे आप डेप्रिसिएशन निकाल कर फिर उसकी अमाउंट लिखोगे, ठीक है। दोनों डेप्रिसिएशन, एक जो यहाँ पर भी एक डेप्रिसिएशन था वो कहाँ गया, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, ठीक है। ये वाला डेप्रिसिएशन और ये वाला डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर अलाउंस डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये दोनों आप प्लस करके उसमें से माइनस कर दोगे बिल्डिंग में से, ठीक है। तो हम पहले तमाम अपने नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नॉन करंट एसेट है वो है लैंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लैंड लिख लिया, लैंड कितने का है, ये 2 लाख का है, ठीक है। तो 2 लाख यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर है हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी 3 लाख, ठीक है। फिर उसमें से हम लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना 20,000, ठीक है। 10,000 एडजस्टमेंट का और 10,000 जो कि हमें एडजस्टमेंट से पहले जो डेटा दिया था उसमें जो था, ठीक है। तो दोनों आपस में प्लस हो गए और प्लस होके इसमें से लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको लेस कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2,80,000, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे पास और कौन सा नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, या फिक्स्ड एसेट है कौन सा। तो अलाउंस लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई और इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट कितने का है 50,000 और उस पर भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 एंड ऑन इक्विपमेंट इज 5,000, ठीक है। 50,000 का इक्विपमेंट है, कितने से डेप्रिशिएट होगा 5,000 से, तो ये 45,000 हम इक्विपमेंट के रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट कितने की हैं 50,000 की हैं, ठीक है। और क्या डेप्रिसिएशन कितना निकला है इसका 5,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसका निकला है 5,000। अब यहाँ पे पूरा लिखिएगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे खाली DEP लिख लिया, बट यू शुड राइट इन डिटेल या प्रॉपरली, ठीक है। यू शुड राइट इट प्रॉपरली और इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50 में से जब आपने 5 माइनस किया तो ये आपका बच गया 45,000, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा कोई फिक्स्ड एसेट है, तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस तमाम फिक्स्ड एसेट को यहाँ पे लिखेंगे टोटल फिक्स्ड एसेट या टोटल नॉन करंट एसेट। तो हम इन सबको टोटल कर देंगे, ठीक है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड एसेट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, कि जगह इतनी नहीं है, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड एसेट हमारा कितना आएगा 2,04,80,000, ठीक है। और लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, इससे ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है बनिस्बत इस तरह काउंट करने से, ठीक है। सो ये 2 लाख आ गए, 2 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 45,000, तो ये आपके आ गए 5,25,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल फिक्स्ड एसेट लिख लेते हैं 5,25,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे करंट एसेट्स की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जिनकी मतलब जो कि आप विद इन 1 ईयर आप उन्हें निपटा दें, यानी कि विद इन 1 ईयर आपके साथ ही रहेंगे, एक साल तक, 1 साल से ज़्यादा अर्सा वो आपके साथ नहीं रहेंगे, तो वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। जो कि 1 साल से ज़्यादा आपके पास साथ नहीं रहें वो आपके करंट एसेट्स होंगे, और जो कि 1 साल से ज़्यादा रहेंगे आपके साथ वो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। और एसेट्स को हम उर्दू में असासा बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नॉन करंट या सॉरी करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो अब हमारे पास करंट एसेट कैश है, बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर है हमारे पास सब्सक्रिप्शन फीस है रिसीवेबल 45,000 की, ठीक है। और रिसीव इन एडवांस, ये एडवांस यानी कि जो हमें अनअर्नड जो हमारी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है सब्सक्रिप्शन, पैसे आ चुके हैं, लेकिन बदले में हमने सर्विस नहीं दी है, तो सर्विसेज पेएबल हैं, ठीक है। तो अनअर्न सब्सक्रिप्शन ये हमारी लायबिलिटी, तो हमारी लायबिलिटी में साइड की जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे हम करंट एसेट में सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल लिखेंगे 45,000 की, ठीक है। तो चलें कैश, बैंक और ये सब्सक्रिप्शन फी पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं हम अपने करंट एसेट में, ठीक है। तो हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख ली।
कैश, बैंक और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है। और आखिरी हमारी अब एक और करंट एसेट बचता है और वो है हमारा प्रीपेड सैलरीज जो कि 6,000 है, ठीक है। सो प्रीपेड सैलरीज भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपेड सैलरीज भी हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, 6,000। अब जिन्हें नहीं पता प्रीपेड सैलरीज क्या होती हैं, तो ये वो सैलरीज होती है जो कि हम ऑलरेडी एडवांस में दे चुके होते हैं, ठीक है। अब देखो एसेट की जो डेफिनेशन है ना वो है कि एनीथिंग दैट गिव अ बिजनेस अ फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ बिजनेस की जो कि उसको फ्यूचर में जाके बेनिफिट करे, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरीज बेसिकली हमारे फ्यूचर के एक्सपेंसेस को कम कर देंगी। फ्यूचर में जो सैलरीज का एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा कि हमने ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से प्रीपेड हमारा एसेट होता है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब कि हम ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुके हैं कोई चीज़, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इसको अपने करंट, और ये करंट एसेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल फिक्स एसेट आ गया और जितने भी हमारे करंट एसेट थे हमने सबको लिस्ट डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पे टोटल एसेट्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं टोटल करंट एसेट नहीं निकाल रहा और मैं डायरेक्ट टोटल एसेट्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 5,25,000 को प्लस कर दूंगा 20,000 से, 40,000 से, 45,000 से और 6,000 से, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो टोटल एसेट आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मुझे कैलकुलेटर निकालने दो, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फिक्स्ड एसेट है वो 5,25,000 है, ठीक है, 5,25,000, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 20,000 जो कि हमारा कैश था, फिर हम ऐड कर देते हैं बैंक के 40,000, फिर हम ऐड कर देते हैं 45,000 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के, ठीक है। फिर हम 6,000 ऐड कर देते हैं किसके, प्रीपेड सैलरीज के, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऐसी चीज़ हो कि हमें रिसीव्ड होनी है तो वो भी हमारा एसेट होगा, ठीक है। तो जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये आएगा 6,36,000, ठीक है। ये मेरा टोटल एसेट है, ठीक है। और इसके बराबर ही मेरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आना चाहिए, क्योंकि हमने अभी एक इक्वेशन डिस्कस की थी जिसमें लिखा होता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो मेरा एसेट, टोटल एसेट के बराबर ही मेरी टोटल कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आना चाहिए, ठीक है। मेरे टोटल एसेट के बराबर आना चाहिए ये, ठीक है। तो कितना है 6,36,000, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लायबिलिटी में आ रही हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि लायबिलिटी में या लायबिलिटी की डेफिनेशन में पूरे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर लैंड नहीं है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, नोट्स पेबल हैं 1 लाख के, ठीक है। फिर है हमारे पास सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, रिसीव्ड इन एडवांस ये लायबिलिटी है, ठीक है। ये है अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 5,000, ठीक है, और 1 लाख नोट्स पेबल हैं। फिर हमारे पास एक्यूरेट टैक्सेस जो कि 2,000 के हैं, ठीक है। एक्यूरेट टैक्सेस जो है, हम बिजनेस हैं और हम जो टैक्सेस पे करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, ये हमारा पेबल के मायने में आएगा एक्यूरेट, ठीक है। और फिर हमारे पास एस्टिमेशन, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, ठीक है। बस ये 3 ही लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम इसको लिस्ट डाउन यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तमाम लायबिलिटीज हमारी लिस्ट डाउन कर ली है। अब हम इक्विटीज़ लिखेंगे, ठीक है, इक्विटीज़ की एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं इक्विटीज़। इक्विटीज़ में हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड है जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, ये 5 लाख, ठीक है। एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक है, फंड्स 5 लाख के, और इसमें हम ऐड कर देंगे जो सरप्लस है, ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है वो हमें यहाँ पे फाइबर में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है नोट्स पेबल रिक्वायरमेंट में, सॉरी, ठीक है। बैलेंस शीट, नेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस कितना है 29,000, ठीक है। तो 29,000 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर में इन तमाम रकम को, जितनी भी अमाउंट्स पे जितनी भी रकम है, इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है। 1 लाख, फिर 5,000, फिर 2,000, फिर 5 लाख, फिर 29,000, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 लाख के हमारे पास नोट्स पेबल थे, प्लस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 5,000 की, प्लस 2,000 टैक्सेस पेबल, ठीक है। फिर करेंगे प्लस 5 लाख एक्यूमुलेटेड फंड्स और प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है, 29,000। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे बैलेंस आया है, ठीक है। 1 लाख 5,000, 2,000,
5 लाख, फिर 29,000, ठीक है। तो ये आ गया 6,36,000। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 6,36,000, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।